किसान भाइयों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं में बालियां निकलते समय हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, हमें कौन सी खाद डालनी है, कौन सी खादें नहीं डालनी है, क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए, इन सभी विषय पे चर्चा करेंगे। बहुत सारी जानकारी आज की वीडियो में हमने सम्मिलित किया है, इसलिए वीडियो की साइज़ थोड़ा सा लंबी हो गई है। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित ही गेहूँ में आप अच्छी पैदावार ले पाएंगे। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखना, और अगर चैनल पर अभी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, यहाँ पे हम कुछ गलतियाँ बताएंगे, उसके साथ साथ में आपको बताते रहेंगे कि इसका आपको इलाज कैसे करना है, कैसे आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है किसान भाइयों, वैसे तो आजकल बारिश भी हो रही है और बारिश की वजह से हमारी गेहूँ में काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखा गया है। बहुत से जगह पे लगातार बारिश की वजह से हमारी फसल में पीलापन की भी समस्या देखी गई है, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बारिश भी नहीं हुई है। तो अगर आपके क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है, आपकी मिट्टी बहुत हल्की मिट्टी है, तो वहाँ पे आपको इस समय नमी बना के रखनी होगी। वैसे ये समस्या बहुत कम ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इस साल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे हमारी फसल को नुकसान भी हो रहा है, कुछ फ़ायदा कुछ नुकसान। तो नमी आपको बना के रखनी है। सबसे पहला तो काम आपको यही करना है। दूसरा काम क्या करना है, इस समय NPK तत्वों की कमी आपके खेत में नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा बारिश की वजह से हमारी जो खाद है वो भी हमारे पौधे को सही रूप से नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए हमें NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये जो मेन तत्व हैं, इनकी कमी अपने पौधे में नहीं होने देनी है। अगर बालियाँ निकलने से पहले इनकी कमी हो जाती है तो बालियाँ सही से नहीं निकलती हैं, बहुत छोटी निकलती हैं, बालियों में दाने भी सही रूप से नहीं भर पाते हैं। तो इनकी कमी आपको नहीं होने देनी है। आगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आप अच्छी बालियाँ ले सकते हैं। इस समय किसान भाइयों, मौसम भी काफ़ी ख़राब रहता है, ठंड भी बढ़ गई है, बारिश भी हो रही है, और ये अनुकूल समय है हमारी फसल में बीमारियों का प्रकोप होने का। तो जो भी आपको बीमारी दिख रही हो, तुरंत ही उसका उपचार कर लीजिए। एक बीमारी और आती है पीला रतुआ, काफ़ी खतरनाक बीमारी है। गेहूँ की फसल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। अगर आप शुरुआती लक्षण आपको पता चल जाए तो आप इसका तुरंत ही उपचार कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, पीले रतुआ का नियंत्रण आपको कैसे करना चाहिए। तो अगर आप में लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो कुछ दवाएं हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उन दवाओं के नाम हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। तो पीला रतुआ के नियंत्रण के लिए 2-3 दवाएँ हैं, जैसे नटीवो हो गई, नटीवो का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपेरा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दवा आती है अडामा की, अडामा कस्टोडिया, इसका इस्तेमाल भी किसान भाई कर सकते हैं। अगर हम पीला रतुआ के लक्षण के बारे में जानें तो पत्तियों में पीलापन आ जाता है, लेकिन लगभग शुरुआती अवस्था जब है तो एक गोलाकार साइज में, मतलब एक छोटे से घेरे में ही आपको ये पीलापन नज़र आएगा। तो वहाँ की जब पत्तियाँ आप छुएंगे तो पत्तियों में पीला पीला पदार्थ या फिर पाउडर नुमा कुछ आपके हाथ में लग जाता है। जबकि जब नाइट्रोजन की कमी होती है या फिर किसी अन्य तत्व की कमी में पीलापन आता है तो उसमें पत्तियों को छूने पे आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगता है, तो वो समझ लीजिए पीला रतुआ नहीं है। अगर हाथ से छूने पे कुछ पदार्थ लग जाता है तो वो पीला रतुआ ही होता है। तो उसका उपचार आपको इन दवाओं के माध्यम से कर लेना है, और इन दवाओं अगर सही से कंट्रोल नहीं होता है तो दोबारा भी आप 15 दिन के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तब आपको दवा बदल देनी चाहिए। यानी दूसरी दवा का इस्तेमाल, जो तीनों दवाएं हमने बताई हैं उनको अदल बदल के आपको इस्तेमाल करना है। अब हम जान लेते हैं अगली समस्या के बारे में। किसान भाइयों, इस समय दानेदार खादों का प्रयोग आपको नहीं करना है। अगर आप दानेदार खादों का प्रयोग इस अवस्था में करते हैं तो सही रूप से आपके पौधे को नहीं मिल पाता है, समय निकल जाता है और वो पूरी तरह से इस्तेमाल भी नहीं हो पाता, क्योंकि जो दानेदार खादें होती हैं वो काफ़ी लंबे समय तक आपकी मिट्टी में बनी रहती हैं, और आप इतना लंबा समय हमारी फसल में बचा नहीं है। बालियाँ निकलने के बाद, बालियों में जब दाने भर जाते हैं उसके बाद में कोई ज़्यादा काम इन खादों का नहीं रह जाता है, वो वेस्ट ही हो जाती हैं। तो इसलिए हम आपको एक अच्छा तरीका और अच्छी खादें बताने वाले हैं आगे, जिसके माध्यम से आपका पैसा भी बचेगा और आपका जो बालियाँ है वो अच्छी भी आएंगी, आपका उत्पादन भी अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा सिंचाई भी इस अवस्था में आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी फसलें काफ़ी लंबी हो जाती हैं। बालियाँ निकलने के बाद आपने देखा होगा कि कई बार हमारी फसल गिर भी जाती है। तो बालियाँ निकलने से पहले हो या फिर बाद में हो, कभी भी आपको बहुत अधिक सिंचाई गेहूँ की फसल में नहीं करनी है, नहीं तो आपकी फसल एक तो गिर जाएगी। अधिक सिंचाई के से मेरा मतलब ये भी है कि बहुत ज़्यादा पानी भी आपको नहीं भरना है। बहुत ज़्यादा पानी भरने से भी हमारी फसलें गिर जाती हैं, और मिट्टी में नमी होनी चाहिए, बस इतना ही आपको सिंचाई करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा सिंचाई आपको नहीं करनी है। आगे आपको क्या ध्यान रखना है, बालियाँ निकलने से पहले अब हम जान लेते हैं कि कौन सी खादें डालनी होती हैं, क्या डालना चाहिए।
तो बालियाँ निकलने से पहले सबसे अच्छी खाद होती है NPK। NPK का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पौधे को काफ़ी जल्दी मिल जाते हैं। मान लीजिए आपने आज डाला तो पौधे में वो अंतर आपको कल से ही नज़र आ जाएगा, यानी 24 घंटे के अंदर ही आपको उसका जो असर है वो दिखाई दे जाएगा। तो NPK में आता है NPK 05234। इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने से पहले गेहूँ की फसल में आपको करना होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो पौधा भी आपका मजबूत होता है, दाने जो बालियाँ आती हैं वो भी अच्छी आती हैं, दाने भी आपके अच्छे आते हैं, क्योंकि इसमें फास्फोरस और पोटास दोनों तत्व पाए जाते हैं। फास्फोरस जड़ों के विकास में भी काफ़ी सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा बालियाँ निकालने में भी काफ़ी सहायता प्रदान करता है। बालियाँ अच्छी आती हैं, मोटी आती हैं, बालियों में जो दानों की संख्या है उसको भी बढ़ाता है, और पोटास भी दाने के भराव में हेल्प करता है, दाने अच्छे आते हैं, और आपके पौधे को गिरने से भी बचाता है, तने को भी मजबूत करता है। तो इस समय सबसे बेस्ट खाद होती है NPK 05234। किसान भाइयों, इस समय एक समस्या और देखी जाती है कि जो हमारी पत्तियां होती हैं पौधे की, उनमें पीलापन भी नज़र आ रहा है। तो अगर पीला रतुआ नहीं है तो ये नाइट्रोजन की कमी भी हो सकती है, और अगर इस अवस्था में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो भी हमारे फसल में काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। बालियों के निकलने में काफ़ी दिक्कत आती है, कमज़ोर दाने हो जाते हैं, बालियाँ सही से नहीं आती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन से पौधे का जो ऊपरी विकास होता है वो अच्छे से होता है। मतलब वानस्पतिक विकास में नाइट्रोजन का काफ़ी अहम योगदान होता है। तो अगर नाइट्रोजन की कमी है तो आपको क्या करना चाहिए, जो दानेदार यूरिया आती है उसको आपको डालना है, लेकिन मिट्टी में नहीं डालना है, उसका आपको स्प्रे करना है, छिड़काव करना है। तो उसकी जो मात्रा आपको रखनी है 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम रखनी है प्रत्येक एकड़ के हिसाब से। अच्छे से पानी में घोल लीजिए, उसके बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस समय एक समस्या और देखी जाती है कि जो हम NPK डालते हैं वो अच्छे से पानी में घुलता नहीं है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि सबसे पहले पानी को हल्का सा गर्म कर लीजिए, यानी गुनगुना पानी होना चाहिए। उसमें आपको NPK अच्छे से उसमें आपका NPK अच्छे से घुल जाएगा, और उसके साथ में आपको यूरिया भी मिला के स्प्रे करना है, छिड़काव करना है। यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ें नहीं करना चाहते हैं तो एक NPK आता है NPK 13-40-13। NPK 13-40-13 में 13% नाइट्रोजन पाया जाता है, 40% पाया जाता है फास्फोरस, और 13% इसमें पाया जाता है पोटास। तो इसमें दोनों तत्व पाए जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल भी किसान भाई कर सकते हैं अगर ये मिलता है। वैसे आसानी से नहीं मिलेगा, तो अगर आसानी से नहीं मिलता है तो 05234 डालिए, उसके साथ में यूरिया दानेदार डाल दीजिए, और अगर ये मिल जाता है तो 13-40-13 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप NPK की मात्रा के बारे में हम जानें तो NPK की मात्रा आपको 1.5 किलोग्राम के हिसाब से रखना है, यानी 1 एकड़ खेत के लिए 1.5 किलोग्राम मात्रा पर्याप्त रहेगी। इसके साथ में अगर आपको दानेदार यूरिया आप नहीं देना चाहते हैं तो जो नैनो यूरिया आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नैनो यूरिया की मात्रा जो आपको रखनी है वो 3 से लेकर 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको नैनो यूरिया डालना होता है। अब हम एक खाद और आपको बता दे रहे हैं, इसका भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। ये है बोरोन। अगर आप बोरोन का इस्तेमाल करते हैं तो पोलिनेशन अच्छा होता है, बालियाँ अच्छी आती हैं, दाने अच्छे आते हैं, तो बोरोन भी आप डाल सकते हैं। बोरोन की जो मात्रा आपको रखनी है लगभग 90 से लेकर 100 ग्राम प्रत्येक एकड़ के हिसाब से आपको यूज करना चाहिए। किसान भाइयों, यहाँ पे क्या हमें जो ग्रोथ प्रमोटर आते हैं इनका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत सी हमने वीडियो देखा है जहाँ पे बताया गया है नहीं करना चाहिए। तो हम भी आपसे बताना चाहते हैं कि जो दानेदार आते हैं इनका इस्तेमाल तो आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लिक्विड ग्रोथ प्रमोटर आते हैं इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छे से काम करता है, और आपकी जो बालियाँ आती है उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है। मतलब पौधे के समुचित विकास में काफ़ी अच्छी मदद करते हैं। पौधे को सारे तत्व काफ़ी आसानी से काफ़ी जल्दी पहुंचा देते हैं। तो आप सागरिका लिक्विड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 250 ml प्रत्येक एकड़ के हिसाब से। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना।